हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं और वो बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अतः मूल संविधान से लेकर के और वर्तमान तक कब कब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है और क्या क्या व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई हैं और कब इस कॉलेजियम व्यवस्था को बदला गया एनजेएससी से, एनजेएससी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और क्यों अभी सरकार के, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खी देखी गई है। कभी गृह राज्य मंत्री का बयान चर्चा में रहता है कि हम इस कॉलेजियम को समाप्त करेंगे, उधर सुप्रीम कोर्ट तल्खी दिखा रहा है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतः इन्हीं सब बातों का अपन प्रारंभिक तौर पर मूल संविधान से लेकर के और अब तक क्या क्या बदलाव हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में है। तो हम इसकी नियुक्ति से संबंधित मूल संविधान से लेकर के चर्चा करने वाले हैं। यदि एक लाइन का उत्तर और वर्तमान परीक्षा में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ये व्यवस्था कब से और क्या क्या बदलाव है, तो यदि हम बिंदुगत अध्ययन इसका करें तो मूल संविधान में क्या प्रावधान था। मूल संविधान से आज से है 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी 1950 से जो प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायाधीशों में नियुक्ति का, वो था सीजेआई की सिफारिश पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्या प्रावधान था? रिकमेंड तो कौन भेज रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और नियोक्ता कौन है? राष्ट्रपति। हस्ताक्षर करने वाले हैं राष्ट्रपति। ये व्यवस्था हमारी चलती रही कहाँ तक? ये व्यवस्था चलती रही 93 तक। 1993 में आते आते और ये सोचा जाने लगा कि एक अकेले सीजेआई बायस्ड हो सकते हैं, अर्थात इस व्यवस्था का विस्तार किया जाए। तब एक सेकंड जजेस नामक केस आया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, और उसमें ये ओपिनियन आई कि एक की बजाय अब एक समूह के आधार पर की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति होगी और उस व्यवस्था का नाम था कॉलेजियम। अतः इससे आगे जो अगली व्यवस्था आई, दूसरी व्यवस्था, उसका नाम है क्या? कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम व्यवस्था देने वाला भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और ये व्यवस्था कब आ रही है? 1993। और 1998 से इसकी कार्य प्रणाली तय कर दी गई। 1993 में पहली बार ये अस्तित्व में आ गई। कॉलेजियम को इंग्लिश में हम यहाँ लिख रहे हैं
हिंदी हम इसको कहते हैं मंडली, समूह, वृत्त। अर्थात ये कॉलेजियम क्या है? ये 5 न्यायाधीशों के समूह का नाम है। इस कॉलेजियम में कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों का समूह, 5 न्यायाधीशों का समूह है। और ये 5 कौन कौन हैं? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस तरह से टोटल कितने सदस्य हो गए? 5। ये 5 सदस्य न्यायाधीश इस कॉलेजियम के विचारण करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनने योग्य है। और ये व्यवस्था 93 से काम कर रही थी। 93 से व्यवस्था चलती रही। अब जाकर के सरकार को लगा कि इसको क्यों ना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की एक आक्षेप लगता है कि वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं है। अतः नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए और संसद में विचारण हुआ। और ये पहली बार विचारण हुआ 120वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय आया, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। और सत्ता बदल गई 2014 में, प्रधानमंत्री बन गए श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने उस 120वें संविधान संशोधन विधेयक का क्रमांक बदल करके 121वां संविधान संशोधन विधेयक और 2014 और पेश कर दिया संसद में। पारित हो गया दोनों सदनों द्वारा और आधे राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया उसका और लागू भी हो गई। वो संविधान संशोधन का क्रमांक बनता है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। अतः इससे अगली व्यवस्था जो आई, वो व्यवस्था, हालांकि वो व्यवस्था बाद में रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और वहीं से विवाद शुरू होगा। अतः ये 5 न्यायाधीशों का समूह है। और ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ नियुक्ति देंगे। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जस्टिस, और हाई कोर्ट का सीजे और अदर जस्टिस, ये आपको नियुक्त करना है। और ये है आपका कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कितने जज हैं? 5 जज हैं। अब आपको मान लीजिए, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं। तो ध्यान रखना, ये वरिष्ठता के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? वरिष्ठता के आधार पर। और वरिष्ठता का आधार क्या है? वरिष्ठता का आधार आयु है, न कि कोई गुण, योग्यता। आयु में जो सबसे बड़े होंगे, सबसे वरिष्ठ होंगे, उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और इसके लिए वर्तमान सीजेआई जो है रिकमेंड करके जाएगा। वर्तमान सीजेआई की सिफारिश पर, क्योंकि ये पहले से क्या है? अदर जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है। अतः ये वर्तमान सीजेआई जिस नाम पे मोहर लगा गए कि साहब ये सबसे वरिष्ठ हैं मेरे बाद में, राष्ट्रपति उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं। अदर जस्टिस, क्योंकि ये पहले से सीजेआई तो पहले से अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठतम है उसको बनाया जा रहा है। नियुक्ति तो ये होगी फ्रेश नियुक्ति। और ये कॉलेजियम कैसे काम करता है? ये 5 न्यायाधीशों का समूह है। मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट में 8 जज बनाने हैं,
तो 10 नाम तो जा रहे हैं आपके पास कहाँ से, वकील कोटे से। 10 नाम जा रहे हैं आपके पास कहाँ से, न्यायाधीश कोटे से। तो टोटल कितने हो गए ये, 20। इन 20 में से आपको 8 जज सुप्रीम कोर्ट में बनाने हैं। तो एक कॉलेजियम विचारण करता है। मान लीजिए किसी वकील का नाम जाता है और पांचों के पांचों जज एक राय होके ये कहते हैं कि यस, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में यह व्यक्ति जज बनने योग्य है। तो पांचों सहमत हैं, इट मीन्स उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जस्टिस बनाया जा सकेगा। अगला, किसी न्यायाधीश का नाम गया, विचारण कर रहा है कॉलेजियम। 4 ने तो कहा यस और 1 ने कहा नो, अतः अभी भी नियुक्ति हो सकेगी इसकी। न्यायाधीश को एक, अगर समूह में से सीजीआई को छोड़कर यदि किसी भी एक जस्टिस की और रिकमेंड जो है नेगेटिव है तो भी न्यायाधीश नियुक्त हो सकेगा। इस तरह से इस व्यक्ति का भी नाम छट गया, जैसे एक छट गया वकील, एक छट गया न्यायाधीश। पुनः किसी वकील का नाम गया कॉलेजियम के पास और यहां इन्होंने 3 ने तो कहा यस और 2 जज ने कहा नो। अब इस व्यक्ति को आप जज नियुक्त नहीं कर सकते, अतः या तो सर्वसम्मति से राय बनाइए या आप 4-1 से और अनुमोदन कर दीजिए उस नाम का, तो वह व्यक्ति नियुक्त हो जाएगा। लेकिन 5 में से 3 न्यायाधीशों ने यदि अपनी नकारात्मक अभिव्यक्ति दी है तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। अब यहां से ये 8 नाम कहाँ जाएंगे, ये 8 नाम जाएंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इन्हें क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट। ये कॉलेजियम व्यवस्था 1993 से 2014 तक कैसे काम कर रही थी, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। 2014 के बाद राष्ट्रपति से पहले यहाँ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आ जाएगा, एमओपी आ जाएगा, इसलिए फाइनल मत मान लेना इसको भी। तो पूरा वीडियो देखना यदि आपको पूरा अंतर देखना है किस किस व्यवस्था में क्या क्या हुआ। इसी तरह से सीजे आपको बनाना है और अदर जस्टिस हाई कोर्ट आपको बनाना है। यहाँ से ये राज्यपाल से राय ले लेते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के बनाने के लिए सबसे सीनियर जस्टिस का या वकील कोटे से नाम कहाँ भेज दिया जाता है, कॉलेजियम को। कॉलेजियम विचारण करता है और जिस भी राज्य के लिए, मान लीजिए कि भाई आप राजस्थान के हैं या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, तो उसके लिए रिकमेंड करके भेज दिया कि साहब इसको सीजे यहाँ बना दिया जाए। किसको, राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति इसे राजस्थान या हरियाणा, पंजाब हरियाणा या फिर आपका श्रीनगर या फिर आपका सिक्किम, जहाँ के लिए रिकमेंड भेजा है सीजे बना दिया जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान से हरियाणा से भेजे गए व्यक्ति को उसी स्टेट में वापस सीजे बनाना कोई आवश्यक नहीं है, उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस बना के त्रिपुरा भेजा जा सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज हो जाएगा क्योंकि अब वो इलाहाबाद अब क्या हो गया, प्रयागराज। या फिर आपको बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, इस तरह से। और अदर जस्टिस यदि हाई कोर्ट में आपको बनाने हैं तो सीजे प्लस 2 अदर जस्टिस, हाई कोर्ट, राज्यपाल, ये सब मिलके कॉलेजियम को राय देंगे और कॉलेजियम फिर जितने सदस्य नियुक्ति करे, मान लीजिए जितने कोई भी एक्स यानी 8 न्यायाधीश नियुक्त करने हैं और इन्होंने किसको भेज दी रिकमेंड, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इन्हें संबंधित हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट के लिए जितने नामों की सिफारिश गई है उतनों को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से कॉलेजियम काम करता था। नाम की छटनी होती थी और नाम, जितने पद खाली हैं उससे कहीं डबल से ज़्यादा नाम कॉलेजियम के पास जाते हैं। कॉलेजियम फिर अपनी बैठक करता है। बैठक में उन सारे एस्पेक्ट्स, बिंदुओं पे चर्चा होती है कि कोई एलिगेशन तो नहीं है, कोई व्यक्तित्व बायस्ड तो नहीं है, कोई चारित्रिक ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हैं, अच्छा व्यक्तित्व का है, बहुत ही अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, कानून का बहुत ही अच्छा जानकार है क्योंकि पहले से जस्टिस है, वकील है,
और इनकी नज़र में रहा कि भाई ये ठीक है, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। इस तरह से ये काम किया करता था कॉलेजियम। अब संसद इन नियुक्तियों को विनियमित करना चाहती है, संसद से आज से सरकार। अतः वो तीसरा जो बिंदु आया वो आया कौन सा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अस्तित्व में आया किसके द्वारा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। वो जो मैंने पहले बोला था कि 120वां विधेयक क्रमांक मनमोहन सिंह जी के समय था, और फिर उसका क्रमांक, विधेयक क्रमांक 120 से 121 वो किया श्रीमान नरेंद्र मोदी ने, उसको पारित कर दिया। 99वां संविधान संशोधन 2014 संसद से भी पारित हुआ और आधे से अधिक 20 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा विशेष बहुमत से समर्थन हो करके, और ये व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। और ये NJAC हमारे यहाँ कब लागू हो गया? 1 अप्रैल 2015 को लागू, सरकार ने इसको लागू कर दिया। अब लागू होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया? चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की। कितने न्यायाधीशों की? 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की और इन्होंने 4-1 से NJAC को क्या कर दिया? को रद्द कर दिया। ये 13 अक्टूबर है या कुछ है, वो तारीख कोई पूछना नहीं, 13 अक्टूबर 2015 के आसपास, अक्टूबर 2015, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ध्यान है कि 13 अक्टूबर 2015 का ये मामला है। और NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? 4-1 से रद्द कर दिया। और क्या कहा कि इसको तो रद्द किया जाता है और भविष्य में वापस किससे नियुक्ति की जाएगी? वापस कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में। अतः वर्तमान में कौन सी व्यवस्था चल रही है? कॉलेजियम। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों रद्द किया? जब संसद ने पारित किया था, 20 राज्यों की विधानसभाओं ने इसको पारित किया। इसके सदस्यों पे हम चलेंगे, जब समझ में आ जाएगा आपके कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आक्षेप क्या था इसके ऊपर। तो ध्यान दीजिए, इस NJAC में सदस्य होने थे 6। कितने सदस्य होने थे? 6 सदस्य होने थे, अगर ये अस्तित्व में रहता तो। और ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट से एक आपका CJI और 2 अदर जस्टिस। कितने हो गए? 3। और एक जो हैं वो होंगे कानून मंत्री, विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, और 2 होंगे प्रतिष्ठित व्यक्ति। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई मेल या फीमेल। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना अब आप।
ये कितने हो गए? 3 और 3 6। 3 सुप्रीम कोर्ट से, 1 कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। ये सब तो जो कानून मंत्री सरकार होगी जिसकी, वहां कानून मंत्री कोई ना कोई होना है। सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई सीजीआई, 2 अदर जस्टिस हमेशा मिलेंगे। ये 2 व्यक्ति बाहर से आएंगे और ये प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस के क्षेत्र से हो सकते हैं और इनको 3 वर्ष के लिए नामित किया जाना था और उसके लिए एक समिति गठित होगी। प्रधानमंत्री, सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, ये 3 जने मिलके और 3 साल के लिए इनका क्या करते? चयन करते। आपत्ति कहां आ गई है? यहां कानून मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को आपने एनजेएसी का सदस्य बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को पकड़ लिया। इसलिए बयान भी किसका आ रहा है? कानून मंत्री का ही बयान आ रहा है कि इस कॉलेजियम को हम समाप्त करेंगे, इसको ठीक करेंगे। मैं दोनों ही व्यवस्थाओं के गुण और दोष की चर्चा करने वाला हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां जो आधार दिया रद्द करने का, वो ये दिया। और इस एनजेएसी को रद्द करने का आधार अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता? कार्यपालिका से। और मंत्री कहाँ आ रहा है? मंत्री कार्यपालिका में आ रहा है। इसलिए ये विरोध है कानून मंत्री का। सुप्रीम कोर्ट को यहां आपत्ति थी कि सरकार इसके माध्यम से कहां आना चाह रही है? नियुक्तियों में घुसना चाह रही है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? इस एनजेसी को रद्द कर दिया और रद्द करने का आधार दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता कार्यपालिका से। और ध्यान रहे, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। क्या है? संविधान का मूल ढांचा और संघात्मक व्यवस्था की विशेषता में है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र जुडिशरी। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर न्याय का काम कौन करेगा? इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया हुआ है कि संसद मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे भारतीय संविधान के मूल ढांचा प्रभावित ना हो, मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इस मूल ढांचे को आधार बनाते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मंत्री कार्यपालिका का हिस्सा हैं और कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। ऐसे में हम इस एनजेसी को वैलिड नहीं कर सकते और 4 एक्सेस को रद्द कर दिया। उस समय अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी ने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और पेश किए आर्गुमेंट, लेकिन ये केस हार गए। उसी समय 2016 में फिर आगे जाकर के 2 राष्ट्रपति शासन भी सुप्रीम कोर्ट ने और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए। अंततः मुकुल रोहतगी को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा और तब से लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया कि संसद सर्वोच्च है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है।
क्या भारत में संसद संप्रभु है? क्या भारत में उच्चतम न्यायालय संप्रभु है? दोनों ही संप्रभु नहीं है, अर्थात दोनों के बीच समन्वय है। हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है और हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर चलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की ये कॉलेजियम व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ये नाम आया, क्या ये संविधान में है? नहीं, ये एक विकसित व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का काम देखते हैं। अब ये टकराव शुरू होता है कॉलेजियम वर्सेज एनजेसी। हालांकि अभी वर्तमान में कॉलेजियम काम कर रहा है और नियुक्तियां जो हो रही हैं वो कॉलेजियम से हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम इन नियुक्तियों को पारदर्शी बनाएंगे, ये भाई भतीजावाद खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे। दोनों ही व्यवस्थाओं के गुण और दोष हैं। कॉलेजियम व्यवस्था का गुण ये है कि सभी सदस्य जुडिशरी के हैं, 500 के 500 सदस्य कहाँ के हैं? न्यायपालिका के हैं। अतः संभावना है कि अच्छे जज ही बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोष क्या है? दोष ये है कि आज तक इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो फैमिलीज हैं जहां से जज बने हैं वो तकरीबन 200-250 परिवार, या मैं कहूँ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 150 से 250 परिवारों के बीच में से ही जज बने हैं। ये साबित तो करता है कि वंशवाद तो हो रहा है, भाई भतीजावाद भी होता है। अतः क्योंकि सर्वव्यापक नहीं है, आपके अगर टच में कोई सुप्रीम कोर्ट जज हो, परिवार का हो, तो मुझे बताना, क्योंकि हम जैसों के कोई इस तरह का है ही नहीं। लेकिन आपके गांव ढाणी का कुएं पे रहने वाला कोई बच्चा आईएएस हो सकता है, आरएएस हो सकता है, पीसीएस बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन सकता? उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं, एक्सपीरियंस होता है, कानून का बहुत जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीजें तो उसकी सैद्धांतिक हैं। लेकिन व्यवहारगत जो समस्याएं, जो आक्षेप लग रहे हैं, वो क्या है कि साहब यहाँ वंशवाद है। मैं पहले दिन यहाँ क्लास लेने आता और मैं आपको ऐसे पढ़ाता कि भारत का संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था इस तरह से की गई है, तो शायद आप नहीं देखते, नहीं पढ़ते, क्योंकि जिस पद के योग्य आप होने चाहिए उस पद की योग्यताएं आप में हो। जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, होना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन बेल्ट की नौकरी से वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। आयोग या कोई भी आयोग होता है, किसी भी पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट लिखने की अधिकारिता उनके पास होती है, लेकिन वो व्यक्ति के गुण और दोष। तो कॉलेजियम का गुण तो क्या है कि वो लोग न्यायपालिका से हैं। दोष क्या है? जो आक्षेप लगते हैं कि साहब इसमें वंशवाद है, इसमें भाई भतीजावाद है। एनजेएससी का गुण क्या है? एनजेएससी का गुण था ये 2 व्यक्ति, और ये 2 व्यक्ति आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस में से कहीं से आप ला रहे थे। ऐसे 2 ईमानदार आदमी तो आप बैठा देते। अतः ये 2 आदमी एक तरफ होते और ये चारों एक तरफ होते, भारत सरकार का कानून मंत्री और ये तीनों जज सुप्रीम कोर्ट, और 4-2 से यदि ये 2 न्यायाधीश नेगेटिव रिपोर्ट कर जाते, नेगेटिव कर जाते, आप नियुक्ति नहीं कर सकते थे। ये इसका गुण था। लेकिन इसका दोष क्या है कि कानून मंत्री इसमें सदस्य हैं, तो संभावना बनती है कि सरकार कानून मंत्री के माध्यम से इस जुडिशरी में घुसना चाह रही है। ये आक्षेप सरकार पे है न्यायपालिका की तरफ से कि साहब आप कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी से जुडिशरी बॉडी अलग होगी, स्वतंत्र होगी और अपनी स्वतंत्र राय वो रख सकेंगे। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। अतः दोनों ही व्यवस्थाओं के अपने अपने गुण और दोष हैं। अतः
एक शिक्षक होने के नाते मुझे इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी और भारत सरकार भी दोनों ही कोई एक ऐसा समन्वयात्मक व्यवस्था रास्ता अपनाएं और इन गुणों को तो अपना लिया जाए और दोषों को हटा दिया जाए। ऐसी कोई एक अलग व्यवस्था जिसके लिए कोई समिति गठित कर दी जाए, जिसमें पूर्व रिटायर्ड जस्टिस, वकील और सरकार के प्रतिनिधि, कोई सांसद, इन सबको शामिल किया जाए। फिर उन लोगों के अध्ययन का निष्कर्ष क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इस विवाद की वजह से भारत में कितने हाई कोर्ट हैं इस समय? 25। कम से कम 400 पद खाली पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुछ पद खाली पड़े हैं। अतः वो पद खाली हैं तो एक हाई कोर्ट जज के पास 350 से 400 मुकदमे रोज लग रहे हैं। क्या एक व्यक्ति 350 400 मामलों की सुनवाई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। 3 मामले, 2 मामले, 5 मामलों पर तारीख देने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। लेकिन यदि सरकार और कॉलेजियम के बीच ये विवाद चलता रहा तो ऐसे में न्यायिक नियुक्तियां होने में देरी होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नियुक्त होने में देरी होगी तो उसका जो है किस पर प्रभाव आना है? जनता पर, जिनके मामले कहाँ पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। अतः अब सरकार जो है इस व्यवस्था से चिढ़ करके, या मैं कहूँ कि चिढ़ना एक अलग शब्द है, मैं कहूँ कि ये इतनी मेहनत की थी, हमने ये पारित किया था और ऐसे रद्द कर दिया, तो एक तरह से हैरान हुए हैं। तो अब कहाँ आ गए हैं? अब बीच में आ गए हैं। एक तरफ तो है कॉलेजियम और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति, और बीच में आ गई है सरकार, MOP। ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब क्या हो रहा है? झगड़ा क्या है? कॉलेजियम ने और 5 नाम भेजे, कर्नाटक के 11 नाम भेजे, और आगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से आगे ये राष्ट्रपति के पास भेजे ही नहीं जा रहे, तो बेनाम ही नहीं जाएगा आगे। सरकार यहां बीच में आके बैठी है, अतः ये नाम वहां राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं तो नियुक्ति कैसे होगी? तो नियुक्तियों में अनावश्यक देरी हो रही है। इसमें ये प्रावधान है कि कॉलेजियम ने सिफारिश भेजी किसको? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को। आप भाई यहाँ 2 नाम वापस भेज दो जो जिस पे आपको आक्षेप है, 3 तो आगे भेजो जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। ये 11 ही नाम नहीं भेजे कर्नाटक के, जैसा अखबारों के माध्यम से आ रहा था, फिर बाद में भेजे गए हैं। ये 2 नाम वापस किसके पास आ गए? कॉलेजियम। अब ये कॉलेजियम पुनः ये 2 नाम किसको भेजती है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो राष्ट्रपति और ये MOP वहां नाम भेजने के लिए बाध्य होगी और राष्ट्रपति साइन करेगा। लेकिन वापस भेज दे तो बाध्य होगा, वापस भेजो ही मत, पड़ा रखो। जैसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, टेबल पे पड़ा रख दीजिए विधेयक को, ना साइन करने हैं, ना वापस भेजना है, ना ही मना करना है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? वो तो राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो है आर्टिकल 111 में, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से ये दिक्कत आ रही है दोनों के बीच में, और ये अवरोध पैदा हो रहा है। ये क्लियर भी नहीं है कि यहाँ कौन कौन लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछ लिया है कि भाई आप इनमें कौन कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि ये व्यक्ति नियुक्ति योग्य है कि नहीं है। ये ज़्यादा सा क्लियर भी नहीं है स्थिति में। होने चाहिए दोनों ही तरफ के लोग, सरकार के प्रतिनिधि भी, जुडिशरी के लोग भी यहाँ होने चाहिए। इनसे भिन्न, इन 5 से भिन्न हों
जुडिशरी के भी हों, सरकार के भी हों, वापस भेजें। वापस भेजने के बाद अगर कॉलेजियम भेजे तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर दे। अतः रास्ता लड़ाई से तय नहीं होगा, रास्ता एक दूसरे की तरफ प्रहार करने से नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान न्यायपालिका की भी व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान संसद, प्रधानमंत्री, इन सब की व्यवस्था करता है। और ये सब किसके लिए हैं? ये सब व्यक्ति के जीवन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए हैं। अर्थात भारत का डेवलपमेंट कैसे हो, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अतः कानूनी न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का काम भारत सरकार का, राज्यों की सरकार का, स्थानीय सरकारों का है। अतः ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करें, वो कानूनी न्याय करें। अब हो क्या रहा है, यदि कार्यपालिका अपना काम ढंग से नहीं करती है तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका को निर्देशित करती है, और ये निर्देशित करना उनको अखरता है, क्योंकि यहाँ जुडिशरी जो है वो सुपर लेजिस्लेटिव की भूमिका में आ जाती है, कि महाविधायिका बन जाती है। ऐसा हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं आप, किसी विधेयक अधिनियम की वैधता, संवैधानिकता की आप जांच कर सकते हैं। अतः दोनों बॉडीज को अपनी जगह, न्यायपालिका स्वतंत्र तो उसको रहने दीजिए, एक ऐसा नियामक तंत्र नियुक्ति का आए ताकि न्याय सहज और सुलभ हो सके। धन्यवाद मित्रों।